चलो हाँ। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी? बढ़िया। तो अब हमें पढ़ना है, मैंने लास्ट क्लास में बोला था हम आज स्टार्ट करेंगे धातुओं की प्राप्ति। धातुओं की प्राप्ति, ठीक है। धातुओं को कैसे प्राप्त किया जाता है, कैसे ज़मीन को खोद कर वहाँ पर जो हमें मिलता है वो सारी चीज़ें हमें इसमें देखने वाले हैं, ठीक है। क्या कहाँ पर करेंगे, क्या नहीं करेंगे, तो स्टेप वाइज चलते हैं। फर्स्ट हमें समझना है खनिज क्या होता है। तो खनिज क्या होता है, तो पृथ्वी की भूपर पट्टी में सबसे ऊपर वाली परत होती है ना, पृथ्वी की जो होती है भूपर पट्टी, है ना। तो पृथ्वी की भूपर पट्टी में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले तत्वों को खनिज कहते हैं। तत्वों या यौगिकों को, है ना, तत्वों या यौगिकों को खनिज कहते हैं, ठीक है। पृथ्वी की भूपर पट्टी में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले तत्वों या यौगिकों को खनिज कहते हैं। मान लो हमने ज़मीन में खोदा और क्या निकाला, हमने निकाला कॉपर ऑक्साइड, ठीक है। कॉपर का ऑक्साइड निकाला, ठीक है भैया। और हमने निकाला, मान लो आप वहीं पे मिला हमें कॉपर का सल्फाइड भी मिल गया, ठीक है। कॉपर का सल्फाइड मिला, ठीक है। तो ये सारे जो निकले हैं ना पृथ्वी की भूपर पट्टी में प्राकृतिक रूप से जो हमें यौगिक मिले या जो तत्व मिले, उन्हें ही हमने क्या बोल दिया, खनिज बोल दिया। बात यहाँ तक क्लियर है क्या? देखो ध्यान से एक बार। पृथ्वी की भूपर पट्टी में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले तत्वों को हम कहते हैं खनिज। यहाँ तक बात सबको समझ में आई कि पृथ्वी की भूपर पट्टी में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले जो तत्व हैं, तो प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाला ये दो यौगिक मिले कॉपर के पृथ्वी में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले दो यौगिक मिले, ठीक है। तो इन दोनों यौगिक को हमने क्या बोल दिया, खनिज बोल दिया। सिंपल सी बात है, ठीक है। हम कॉपर निकालने गए, हमें मिले कॉपर के ऑक्साइड और सल्फाइड पृथ्वी के अंदर, तो उनको हमने क्या बोल दिया, खनिज बोल दिया, ठीक है भैया। खनिज सबको समझ में आ गया, ठीक है। अब अयस्क क्या होता है? ये कुछ टर्म है, कुछ शब्द है जो हम आगे यूज़ करेंगे, तो वो तुम्हें समझ में नहीं आएगा तो हम कैसे करेंगे आगे यूज़, तो वो पहले हमें पता होना चाहिए, ठीक है। तो क्या बोला मैंने, अयस्क के बारे में नहीं बोला कुछ, देखो ध्यान से। अयस्क क्या होता है, कुछ खनिजों में एक विशेष धातु ज़्यादा मात्रा में होती है और उससे धातु को निकालना थोड़ा आसान होता है, हमारे लिए प्रॉफिटेबल होता है, लाभकारी होता है। और ऐसे खनिजों को हम क्या कहते हैं, अयस्क कहते हैं। नहीं आया समझ में? नहीं आया एक बार में, किसी को नहीं आता, एक बार और देखो। कुछ खनिजों में कोई विशेष धातु अधिक मात्रा में होती है, या कुछ खनिज ऐसे होते हैं जिसमें वो धातु जो है वो अधिक मात्रा में होती है और उससे धातु को निकालना हमारे लिए क्या होता है, लाभकारी होता है, हमारे लिए थोड़ा आसान होता है। ऐसे खनिजों को हम कहते हैं अयस्क। नहीं आया समझ में? अब देखो एग्जाम्पल से समझाता हूँ मैं। कॉपर का हमने ऑक्साइड निकाला, कॉपर का सल्फाइड निकाला, तो ये दोनों खनिज कहलाए, ठीक है। अब मान लो कॉपर सल्फाइड वाले खनिज में से हम आसानी से कॉपर को निकाल पाए, हमारे लिए थोड़ा सस्ता पड़ा, हमारे लिए ठीक ठाक पड़ गया, कोई दिक्कत नहीं आई। कॉपर को हमने निकाल लिया, इसमें कॉपर अधिक मात्रा में भी था और हमने इसमें से कॉपर सल्फाइड में से कॉपर को निकाल लिया, ठीक है। तो कॉपर सल्फाइड में से कॉपर को निकालना हमारे लिए आसान रहा, किसकी तुलना में, कॉपर ऑक्साइड की तुलना में। तो खनिज तो ये दोनों थे, लेकिन अयस्क की श्रेणी में कौन आया, कॉपर सल्फाइड। क्यों आया अयस्क में कॉपर सल्फाइड? क्योंकि इससे कॉपर को निकालना हमारे लिए आसान रहा, हमारे लिए लाभकारी रहा। तो खनिज और अयस्क में डिफरेंस समझ में आया क्या? सिंपल सा डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है?
कि खनिज जो होंगे ना वो तो सिंपल से हम भूपर पट्टी में से जो भी हमने निकाला, ठीक है ना, जो भी तत्व निकाला, यौगिक निकाला, उसको हमने क्या बोल दिया, खनिज बोल दिया। कोई भी धातु का हमने तत्व निकाला, यौगिक निकाला, उसी को हमने खनिज बोल दिया। लेकिन जिस खनिज से वो धातु को निकालना हमारे लिए लाभकारी रहा, हमारे लिए उससे निकालना आसान रहा, तो उस खनिज को हमने बोल दिया अयस्क। इज़ इट क्लियर टू ऑल? यहाँ तक सबको क्लियर है बात? चलो, ये 5 मिनट में हमने अच्छा खासा खनिज और अयस्क समझ लिए। अब हम बढ़ते हैं आगे, ठीक है। चलो ये नोट कर लो, हम आगे बढ़ते हैं। अब हमें देखना है अयस्क से धातु निष्कर्षण में प्रयुक्त चरण। कहने का मतलब है कि अयस्क से धातु निकालने, अयस्क से धातु निष्कर्षण, देखिए अयस्क से हम धातु निकालने के लिए कौन कौन से चरण से गुजरने वाले हैं, क्या क्या चीज़ें हम करने वाले हैं, उसको हम एक टेबल के रूप में, एक चार्ट के रूप में समझेंगे, एक फ्लो चार्ट के रूप में हम समझने वाले हैं। और ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन क्या आता है कि अयस्क से धातु निष्कर्षण में प्रयुक्त चरण का चार्ट बनाइए, या फिर प्रयुक्त चरण को लिखिए, इस टाइप से कुछ आ जाता है। ये लाइन तो आती है, अयस्क से धातु निष्कर्षण में प्रयुक्त चरण, ठीक है। ध्यान से समझना, यहीं पर हम ये याद कर लेंगे, इसको ध्यान से समझना बस, ठीक है। पहली लाइन क्या है? पहली लाइन तो है, हमें तो मिल गया भैया अयस्क, खोदा हमने ज़मीन में, हमें मिला खनिज, खनिज में हमने एक ढूंढ लिया और उसको डिसाइड कर लिया कि ये रहेगा हमारा अयस्क, ठीक है ना। चलो हमें अयस्क मिल गया, ठीक है, अयस्क मिल गया। अब हमें क्या करना पड़ा? सबसे पहले अयस्क का सांद्रण। अयस्क का सांद्रण में मतलब क्या करना पड़ा? अयस्क का सांद्रण का मतलब है कि उसमें से जो भी अशुद्धियाँ आई, अयस्क का सांद्रण को हम ही अयस्क का सांद्रण, उसी को हम एक और नाम बोलते हैं, एक और क्या बोलते हैं उसको? अयस्क का समृद्धिकरण भी हम बोलते हैं। अयस्क का सांद्रण मतलब होता है अयस्क का समृद्धिकरण। कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब ये है बेटा कि अयस्क का सांद्रण में हम क्या करते हैं, जो भी अयस्क के अंदर रेत अब मिली हुई है, जो भी मिट्टी मिली हुई है, जो भी कंकड़ वंकड़ जो भी सब कुछ है, उसे निकालने की जो प्रक्रिया होती है दैट इज़ कॉल्ड, वो कहलाती है अयस्क का सांद्रण। क्लियर है बात सबको? तो अयस्क का सांद्रण जो है वो ये हो गया अयस्क का सांद्रण, यानी कि हमने उसमें से रेत मिट्टी हमने निकाल ली और हमने पहला काम ये कर दिया, उसका सांद्रण कर दिया, मिट्टी रेत निकाल ली, ठीक है भैया। उसके बाद क्या करेंगे? उसके बाद हमें ये चेक करना होगा, उसके बाद तीन चीज़ें हो सकती है। पहली बात, धातु कौन सी वो हमें पता होना चाहिए, कौन सी धातु का अयस्क है वो हमें पता होना चाहिए। अगर वो सबसे अधिक क्रियाशील धातुओं के अयस्क हैं तो उनके लिए अलग प्रक्रिया रहेगी, वो हम लिखेंगे अभी। और मध्यम अभिक्रियाशील धातुएं अगर है तो उनके लिए अलग प्रक्रिया रहेगी, और निम्न अभिक्रियाशील धातुएं अगर है तो उनके लिए अलग प्रक्रिया हम अपनाने वाले हैं अयस्क से धातु निकालने के लिए। ठीक है बात? ठीक है, यहाँ तक सब क्लियर है। चलो, सबसे अधिक क्रियाशील धातुओं के लिए हम क्या करेंगे वो हम देखते हैं बाद में। सबसे पहले हम देखते हैं मध्यम क्रियाशील धातुओं का, अगर धातु का अयस्क है हमारे पास तो उससे धातु निकालने के लिए हम क्या प्रक्रिया अपनाने वाले हैं। ठीक है, लेट्स सी, देखते चलो। मध्यम अभिक्रियाशील धातु में एक और चीज़ फिर हमें देखनी पड़ेगी कि वहाँ पर कार्बोनेट अयस्क है या सल्फाइड अयस्क है। हमारे पास कार्बोनेट अयस्क हमें मिला है या सल्फाइड अयस्क मिला है, उसके अकॉर्डिंग फिर हम आगे और फर्दर स्टेप्स जो है हम फॉलो करने वाले हैं आगे, फिर उसके अकॉर्डिंग उसके अनुसार हम आगे चरण अपनाने वाले हैं। ठीक है, चलो। तो अब जैसे कि मान लो हमें मिल गया सल्फाइड अयस्क मिल गया, तो सल्फाइड अयस्क मिल गया तो उसके लिए क्या प्रक्रिया करेंगे? तो उसके लिए हम उसका करते हैं बेटा भर्जन। ध्यान से सुनो फिर से, भर्जन नहीं बोला मैंने, क्या बोला है? भर्जन। ठीक है, तो सल्फाइड अयस्क का भर्जन करेंगे। अब तुम बोलोगे सर ये भर्जन क्या होता है?
है ना, हमको तो पता नहीं, तो वो हम अभी आगे पढ़ने वाले हैं। अभी हम क्या बना रहे हैं, पहले चार्ट बना रहे हैं, ठीक है। तो उसमें जो भी विधियाँ होगी हम वो आगे पढ़ेंगे, ठीक है। चलो, तो सल्फाइड गैस का किया भर्जन, क्या होता है भर्जन बताएंगे आगे, चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अभी सिर्फ समझो, अभी सिर्फ हमें ये समझना है कि किसके लिए कौन सी प्रक्रिया अपनाने वाले हैं, ठीक है। कार्बोनेट गैस के लिए हम करेंगे निस्तापन, क्या करेंगे, निस्तापन, ठीक है, निस्तापन करेंगे। अब उससे क्या हो जाएगा, इन दोनों ही प्रक्रिया से क्या हो जाएगा, फाइनली लास्ट में हमें मिल जाएगा धातु का ऑक्साइड मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, धातु का ऑक्साइड मिल जाएगा। धातु का ऑक्साइड मिल गया। अब धातु के ऑक्साइड से हमें धातु लानी है, तो उसका अपचयन कर दो। अपचयन में क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन हट जाएगा, तो हम क्या कर देंगे, इसका धातु में अपचयन कर देंगे। धातु में अपचयन कर देंगे और लास्ट में फिर उस धातु का हम क्या करने वाले हैं, शोधन करने वाले हैं। यानी कि और भी जो कुछ प्रक्रिया अपनानी है, जैसे कि उसमें और भी कुछ अगर अशुद्धियाँ रह गई है तो वो लास्ट में हम उसका शोधन कर देंगे और हमें मिल जाएगी लास्ट में प्रॉपर धातु मिल जाएगी। तो ये तो हमने करी, ये प्रक्रिया हमने अपनाई किसके लिए, मध्यम अभिक्रियाशील धातु के लिए। फिर से रिपीट करूँ क्या, अगर मध्यम अभिक्रियाशील धातु में अगर उसका कार्बोनेट अयस्क मिला तो हम करेंगे निस्तापन, अगर उसका सल्फाइड अयस्क मिला तो हम करेंगे भर्जन, और इसके बाद लास्ट में क्या करेंगे, हम धातु का ऑक्साइड मिल जाएगा इस प्रक्रिया से और फिर हम उसका धातु में अपचयन कर देंगे और उसके बाद लास्ट में हम करेंगे धातु का शोधन। हम इस पर भी आएंगे, टेंशन मत लो। फिर हम कर देंगे लास्ट में धातु का शोधन कर देंगे। अब सबसे अधिक क्रियाशील धातु का क्या करने वाले हैं, तो इसके लिए हम करेंगे इसको गलाएंगे और गलित धातु का हम करेंगे विद्युत अपघटन। गलित धातु का क्या करेंगे, विद्युत अपघटन, ये भी हमें पढ़ना है। गलित धातु का हम क्या करने वाले हैं, विद्युत अपघटन, और लास्ट में इससे हमें क्या मिल जाएगी, फिर इससे हमें डायरेक्ट इससे क्या मिल जाएगी, हमें शुद्ध धातु मिल जाएगी, ठीक है ना। चलो ठीक है भैया, यहाँ पर सिर्फ हमें क्या करना पड़ा, विद्युत अपघटन, ठीक है, क्या करना पड़ा, विद्युत अपघटन, ठीक है। चलो ये करना पड़ गया हमें, विद्युत अपघटन। अब निम्न क्रियाशील धातु हैं उनका क्या करो, तो निम्न अभिक्रियाशील धातु जो है ना, उनके हमें मिलते हैं सल्फाइड अयस्क। उनके हमें क्या मिलते हैं, सल्फाइड अयस्क मिलते हैं। और सल्फाइड अयस्क मिलते हैं तो हमने यहाँ पर सल्फाइड अयस्क का क्या किया था, भर्जन किया था। तो यहाँ पर भी हमें सल्फाइड अयस्क का क्या करना पड़ेगा, भर्जन करना पड़ेगा, ठीक है। सल्फाइड अयस्क का भर्जन किया और भर्जन करने के बाद क्या बना, देखो धातु का ऑक्साइड बना। तो यहाँ पर भी धातु का ऑक्साइड बन जाएगा, यहाँ पर भी धातु का ऑक्साइड बन जाएगा, ठीक है। और लास्ट में फिर धातु का ऑक्साइड बनने के बाद हम उसका क्या करेंगे, लास्ट में यहाँ पर परिष्करण कर लेंगे और हमें मिल जाएगी, इसको भी समझाऊंगा मैं और इसको भी समझाऊंगा। और ये भी हमें समझना है, निस्तापन भर्जन भी हमें समझना है, ठीक है। मतलब एक तरह से सारी चीज़ें समझनी है, हमने पहले चम बना लिया, एक तरह से चार्ट बना लिया। अब हम एक एक को अच्छे से समझ जाएंगे। सबसे अधिक क्रियाशील को समझेंगे, पहले मध्यम वाले को समझेंगे, फिर अधिक वाले को समझेंगे, फिर निम्न वाले को समझेंगे, ऐसे 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 हम चलते जाएंगे, ठीक है। चलो एक बार और देखो ध्यान से, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। हाँ, अयस्क है, पहले किया सांद्रण, ठीक है, सांद्रण सबको पता है, मिट्टी रेत सब निकाल लिया हमने, ठीक है। उसके बाद मध्यम अभिक्रियाशील धातु है तो उसमें हम चेक करेंगे कार्बोनेट अयस्क है या सल्फाइड अयस्क। कार्बोनेट अयस्क है हमारे पास या सल्फाइड अयस्क है। कार्बोनेट अयस्क है तो हम क्या करेंगे, उसका निस्तापन करेंगे। सल्फाइड अयस्क है तो हम क्या करेंगे, उसका भर्जन करेंगे, ठीक है, भर्जन करेंगे, ठीक है। उसके बाद हमें मिल जाएगा धातु का ऑक्साइड, ठीक है, धातु का ऑक्साइड मिल गया, ठीक। अभी सिर्फ नाम याद करो कि भैया कार्बोनेट अयस्क का निस्तापन करना पड़ेगा, ऐसे को थोड़ा दिमाग में रखो, बस क्या होगा वो देख लेंगे हम आगे, टेंशन मतलब। धातु का ऑक्साइड बनेगा, फिर हमें धातु का ऑक्साइड से, ये तो हमें पता है, देखो ऑक्साइड से धातु लानी है तो अपचयन करना पड़ेगा, ऑक्सीजन निकालना पड़ेगा। धातु का लास्ट में हम कर देंगे शोधन। निम्न अभिक्रियाशील धातु में हमें मिलेगा सल्फाइड अयस्क, भर्जन करेंगे,
धातु का ऑक्साइड मिलेगा लास्ट में, और फिर हमें पढ़ेंगे परिष्करण। ठीक है, और इधर क्या होगा, इधर सिंपल सा है, ज़्यादा क्रियाशील धातु है तो उसको गला दो उसके अयस्क को, और उसका कर लो विद्युत अपघटन, हमें मिल जाएगी, विद्युत अपघटन करने पर हमें मिल जाएगी शुद्ध धातु। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम पढ़ते हैं, एक एक को अच्छे से समझ के पढ़ते जाते हैं। हम देखते हैं अयस्कों का समृद्धिकरण। सबसे पहले अयस्कों का समृद्धिकरण तो हमें सब में करना पड़ेगा। ठीक है, अयस्क खोलो 2 मिनट। पृथ्वी से, हाँ क्या बता रहा था मैं, कि अयस्कों का समृद्धिकरण तो हमें सब में करना पड़ेगा। मिट्टी रेत तो सभी में रहने वाली है, ठीक है ना, तो अयस्कों का समृद्धिकरण तो सब में कॉमन रहेगा। ठीक है, बात सबको क्लियर है। अब इसमें पृथ्वी से खनिज अयस्कों में, पृथ्वी से खनिज अयस्क जो हम निकालते हैं ना, उसमें मिट्टी रेत आदि जैसी कई अशुद्धियाँ होती है। मिट्टी रेत जैसी इसमें कई अशुद्धियाँ होती है, और जिन्हें हम कहते हैं गैंग। ये गैंग है ना, इसको गंगू मत पढ़ लेना, ठीक है ना, तो ये गैंग है। तो क्या बताया मैंने कि पृथ्वी से जो हमने खनिज निकाला, जो अयस्क निकाला, उसमें बहुत सारी अशुद्धियाँ होती हैं, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, गैंग बोलते हैं। ठीक है, उनको हम बोलते हैं गैंग। तो ये क्वेश्चन ही बनता है, ये क्वेश्चन बनता है यहाँ तक। कौन सा वाला, कि गैंग किसे कहते हैं। तो मैंने क्या बोला, पृथ्वी से जो खनिज मिला, जो अयस्क मिला, उसमें मिट्टी रेत जैसी अशुद्धियाँ होती, उसी को हम क्या बोलते हैं, गैंग बोलते हैं। और हमें गैंग को निकालना है, हमें गैंग को उस अयस्क में से निकालना है। गैंग मतलब गैंग मतलब उन अशुद्धियों को निकालना है। तो अयस्क के सांद्रण से पहले इन्हें निकालना ज़रूरी होता है, और ज़रूरी होता है तो अयस्क से अशुद्धियाँ निकालने की जो प्रक्रिया है, उसी को हम क्या बोलते हैं, अयस्क का समृद्धिकरण बोल देते हैं। तो अयस्कों का समृद्धिकरण सबको समझ में आया। सिंपल सा है कि पृथ्वी से खनिज अयस्कों में मिट्टी रेत आदि होती है, जिन्हें हम गैंग कहते हैं, और उस गैंग को निकालना ज़रूरी है। और अयस्क के सांद्रण से पहले उस गैंग को जो निकालते हैं ना, उस प्रक्रिया को हम कहते हैं अयस्कों का समृद्धिकरण। ठीक है, चलो उस चार्ट में हमने सबसे ऊपर वाला पढ़ लिया, अयस्कों का समृद्धिकरण। अब आते हैं कि जो सबसे निम्न क्रियाशील धातुएं होती है ना, सबसे निम्न क्रियाशील धातुएं जो होती है ना, वो है ना हमने लीक के नाना काका, उसमें सबसे नीचे जो आती है, उनके अयस्क से धातु कैसे निकालते हैं, वो अब हम देखते हैं। ठीक है, इसको नोट कर लो। चलो अब हम देखते हैं सक्रियता श्रेणी में नीचे आने वाली धातुओं का निष्कर्षण। ठीक है, सक्रियता श्रेणी में सबसे नीचे आने वाली धातुओं का, सबसे नीचे आने वाली धातुओं का यानी कि सबसे कम क्रियाशील वालों का हम सबसे पहले दिख रहे हैं। ठीक है, सबसे कम क्रियाशील धातु का सबसे हम पहले दिख रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास एक अयस्क है पारे का, यानी कि मरकरी का एक अयस्क है, दैट इज़ मर्क्यूरी सल्फाइड। ठीक है, मर्क्यूरी सल्फाइड एक हमारे पास यहाँ पर अयस्क है, जिसे हम सीनाबार भी बोलते हैं। सीनाबार, हुक्का बार नहीं, सीनाबार। ठीक है, तो इसका नाम क्या होता है, सीनाबार भी इसका नाम होता है, HGS का नाम सीनाबार होता है। ठीक है, चलो तो सीनाबार को हमें क्या कराना है, हमें HGS से हमें चाहिए Hg, यानी कि हमें चाहिए मर्क्यूरी शुद्ध। क्या करें, तो मैंने बताया था इसका हम क्या करते हैं, हाँ मैंने क्या बताया था, मैंने बताया था जो कम क्रियाशील धातु में होती है, उनका हम क्या करते हैं, भर्जन करते हैं। भर्जन करते हैं। तो भर्जन में क्या होता है, भर्जन क्या होता है कि भर्जन में ऑक्सीजन की उपस्थिति में उसको गर्म किया जाता है।
भर्जन प्रक्रिया क्या होती है कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में उसे गर्म किया जाता है। तो यहाँ पर देखो ऑक्सीजन की उपस्थिति में हम इसको गर्म कर रहे हैं तो क्या होगा, ये इसके ऑक्साइड में बदल जाएगा। ठीक है ना, वहाँ पर वही तो था कि पहले हमने भर्जन किया और भर्जन करने पर क्या हो गया, धातु का सल्फाइड जो था ना वो धातु के ऑक्साइड में बदल गया। ठीक है, और साथ में निकल गई SO2 गैस। कोई मतलब नहीं हमें मतलब है इस मर्क्यूरी ऑक्साइड से। ठीक है मर्क्यूरी ऑक्साइड से मतलब है। ठीक है, HgO बन गया हमारे पास, HgO बन गया मर्क्यूरिक ऑक्साइड। ठीक है, मर्क्यूरिक सल्फाइड से बन गया मर्क्यूरिक ऑक्साइड। ठीक है, कैसे बना, हमने किया इसका भर्जन। भर्जन में क्या होता है, फिर से रिपीट कर रहा हूँ, भर्जन में ऑक्सीजन डालो और गर्म करो, मतलब सॉरी ऑक्सीजन की उपस्थिति में गर्म कर रहे हैं ना उसको, ऑक्सीजन डालने की जरूरत नहीं है, वायु में ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में हम उसे गर्म कर रहे हैं। ठीक है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में हम उसे गर्म कर रहे हैं तो वो बदल गया मर्क्यूरिक ऑक्साइड में। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब जो मर्क्यूरिक ऑक्साइड है ना बेटा, उससे हमें तो चाहिए क्या, हमें तो चाहिए मरकरी, हमें तो चाहिए मर्क्यूरी चाहिए हमें। ठीक है ना, तो हम क्या करेंगे, हम इसका फिर से और तापन करेंगे और तापन से ही इसका क्या हो जाएगा, अपचयन हो जाएगा। और अपचयन हो जाएगा तो ये काहे में बदल जाएगा, ये Hg मर्क्यूरी लिक्विड में बदल जाएगा, मर्क्यूरी लिक्विड में बदल जाएगा और साथ में ऑक्सीजन गैस यहाँ पर निकल जाएगी। मतलब O बाहर हो गया ना, O इससे क्या हो गया, बाहर हो गया। रिएक्शन को बैलेंस करना है, 2 ऑक्सीजन उधर है तो इधर 2 लगा दो और 2 इधर Hg हो गए तो 2 इधर लगा दो। ठीक है, तो ये तो हमने देख लिया किसका, HgS सीना बार का हमने देख लिया कैसे हम उसका निष्कर्षण करने वाले हैं, कैसे हम उसके अयस्क से हम धातु पर पहुंच गए। ठीक है ना, कैसे हम उसके अयस्क से धातु पर पहुंच गए। 2 प्रक्रिया करनी पड़ी हमें पहले भर्जन करना पड़ा और फिर हमें करना पड़ा अपचयन। ठीक है ना, भर्जन में हमने क्या करते हैं, ऑक्सीजन की उपस्थिति में गर्म करते हैं। ठीक है, कर दिया, ऑक्साइड बना, ऑक्साइड को फिर तापन मतलब और हमने उसको हीट किया और उसको गर्म किया तो वो उसका अपचयन हो गया सिंपल सा। उसमें और कोई हमें कुछ डालने की जरूरत नहीं पड़ी, सिर्फ गर्म करने से उसका अपचयन हो गया। ठीक है, चलो अब दूसरा भी देख लेते हैं। ये तो हमने देख लिया पहला। दूसरा आता है कॉपर। कॉपर का अयस्क होता है कॉपर सल्फाइड, यानी कि Cu2S होता है। क्या होता है, Cu2S। अब देखते हैं Cu2S से कैसे निकालेंगे। ठीक है ना, तो यहाँ पर लिखा मैंने Cu2S सॉलिड। ठीक है, अब इसका हमें, अब देखो ये भी सल्फाइड है तो इसका भी भर्जन करना पड़ेगा, तो इसका भी करते हैं भर्जन, यानी कि ऑक्सीजन गैस की उपस्थिति में इसका हम करते हैं तापन। भर्जन का मतलब क्या होता है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में तापन कर रहे हैं, उसी को भर्जन बोल रहे हैं नाम। ठीक है, तो कॉपर सल्फाइड कॉपर ऑक्साइड में बदल जाएगा। यहाँ पर भी तो यही हुआ था, सल्फाइड ऑक्साइड में बदल गया था ना, तो यहाँ पर भी सल्फाइड विल कन्वर्ट इनटू ऑक्साइड। ठीक है, कॉपर ऑक्साइड बन गया और साथ में कौन सी गैस निकली थी, यहाँ पर SO2 गैस निकली थी, तो यहाँ पर भी SO2 गैस निकल जाएगी। रिएक्शन बैलेंस नहीं है तो बैलेंस कर लो, है ना। ऑक्सीजन इधर उधर तो 3 ऑक्सीजन 4 है ना, तो इधर 2 करो तो ताकि 4 हो जाएंगे, तो इधर 2 लगा दो। सल्फर बराबर, हाँ ठीक है, बैलेंस हो गई। रिएक्शन बैलेंस नहीं हुई क्या, हाँ कॉपर गड़बड़ हो गया ना, कॉपर 4 हो गया ना उधर, तो कॉपर इधर लगाओ 4। सल्फर दिक्कत आ जाएगी, सल्फर को 2 करो, 2 दूनी 4, ऑक्सीजन हो गए 4 2 6 हो गए, तो इधर 3 आ जाएगा। फिर रिएक्शन हमें याद कैसे करनी पता है, हमें याद करनी है कि 2Cu2S + 3O2 एरो 2Cu2O + 2SO2 ऐसे याद करनी है। वरना तुम ऐसे याद करोगे कि वरना अगर तुम बैलेंस कर सकते हो तो पहले रिएक्शन लिखो फिर उसको बैलेंस कर दो। ठीक है, लेकिन अगर तुम बैलेंस नहीं कर पा रहे हो, वहाँ पर तुम्हें ज़्यादा टाइम लग रहा है, तो फिर तुम ऐसे याद करनी पड़ेगी कि 2Cu2S, ये 2 3 2 2 ये साथ साथ याद करना पड़ेगा। ऐसे याद नहीं करना है तो फिर रिएक्शन बैलेंस करना अच्छे से आना चाहिए। टाइम से साइंस के पेपर में तो मिल जा रहा है टाइम, वैसे तुम आराम से बैठ के संतुलित भी कर सकते हो, है ना। तो यहाँ पर देखो मैंने देखना पड़ा, मैंने इधर क्या हुआ उधर, इसे गिनना पड़ेगा बार बार। ठीक है ना, मेरी तो थोड़ी प्रैक्टिस है तो मैं थोड़ा फटाफट कर लेता हूँ। ठीक है, चलो अब जो कॉपर ऑक्साइड बना,
इसका हमें क्या कराना है, अपचयन कराना है। यहाँ पर भी तो अपचयन ही कराया था ना हमने। अपचयन कैसे करवाया था, हमने उसको गर्म किया, और उसका क्या हो गया, अपचयन हो गया। ठीक है, गर्म किया था यहाँ पर और अपचयन हो गया था। यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर ये जो बचा हुआ जो Cu2S है ना, ये जो हमारे पास पहले कॉपर ऑक्साइड बना और अंदर जो थोड़ा सा बचा कॉपर सल्फाइड है, वही इसका क्या कर देगा, अपचयन कर देगा। यानी कि जैसे जैसे कॉपर ऑक्साइड बनता जा रहा है, जो बचा हुआ कॉपर सल्फाइड है ना, वो उसका अपचयन करते जा रहा है फटाफट। किसमें, कॉपर में। ठीक है, किसमें, कॉपर में। और साथ में क्या निकल रहा है, SO2 गैस निकल जा रहा है। ठीक है, चलो तो यहाँ पर देखो सल्फर उधर 1 है, ऑक्सीजन उधर 2 है, तो इधर मैंने 2 लगाया, कॉपर हो गए 2 दूनी 4 और 2 6 हो गए, तो यहाँ पर मैंने 6 लगा दिया। ठीक है, इस टाइप से हमें रिएक्शन को बैलेंस करना है। और फटाफट से फिर समझाऊँ एक बार और। देखो, सबसे पहले कॉपर सल्फाइड था, हमें उसका करना था भर्जन करना था, क्योंकि उसे ऑक्साइड में बदलने के लिए हमें भर्जन करना पड़ता है। वो टेबल बनाई थी, चार्ट बनाया था मैंने वहाँ पर। तो सल्फाइड को ऑक्साइड में बदलने के लिए हमने भर्जन किया। भर्जन करने में हम क्या करते हैं, ऑक्सीजन की उपस्थिति में उसका तापन करते हैं। ठीक है, उसको गर्म करते हैं। ठीक है, ऑक्साइड में बदल गया, SO2 गैस निकल गई, कोई काम की नहीं है। SO2 गैस निकल गई, कोई काम की नहीं है। Cu2O जो बना, जैसे जैसे Cu2O बन रहा है, बचा हुआ कॉपर सल्फाइड इसका अपचयन कर दे रहा है कॉपर में। अरे ऑक्साइड से कॉपर बना तो अपचयन ही तो हुआ, वो निकल गया। ठीक है, तो अपचयन कौन कर रहा है, कॉपर सल्फाइड जो उसमें है पहले से ही, वो अपचयन कर दे रहा है और हमारा बन गया कॉपर। तो इस टाइप से देखो, हमने यहाँ पर कॉपर का अयस्क था कॉपर सल्फाइड, हमने उसको कॉपर में बदल दिया। ठीक है, यहाँ पर सिनाबार था, मर्क्यूरिक सल्फाइड था, उससे हम मर्क्यूरी पे आ गए। क्लियर है बात सबको। चलो, हाँ, यहाँ पर मर्क्यूरी लिक्विड होता है ना, कॉपर तो सॉलिड ही होता है, मर्क्यूरी लिक्विड होता है, इसलिए मैंने यहाँ पर लिक्विड लिखा था। ठीक है, तो इस टाइप से हम कर देंगे, जो निम्न अभिक्रियाशील धातु है उनका कर देंगे भर्जन। ठीक है, तो टाइम क्या हो गया, टाइम तो भी बाकी है। चलो एक काम करते हैं, भर्जन तो हमने देख लिया, तो चलो फटाफट से भर्जन और निस्तापन की परिभाषाएं लिख लेते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलो अब हम पढ़ लेते हैं सक्रियता श्रेणी में जो मध्य में जो स्थित धातु है ना, उसका निष्कर्षण हम कैसे करते हैं। ठीक है, सक्रियता श्रेणी में मध्य में स्थित धातु है, उसका निष्कर्षण कैसे करते हैं, उसी के अंदर आ जाएगा भर्जन और निस्तापन। ठीक है, तो सक्रियता श्रेणी में जो बीच में, यानी कि जो मध्यम क्रियाशील धातुएं हैं, उनका निष्कर्षण कैसे किया जाता है, तो ध्यान समझना। भर्जन में अभी बता चुका हूँ मैं कि सल्फाइड अयस्क मिला था हमें, HgS मिला था और Cu2S मिला था, है ना। तो सल्फाइड अयस्क को हमने कन्वर्ट किया था ऑक्साइड अयस्क में। तो सल्फाइड अयस्क को वायु की उपस्थिति में अधिक ताप पर गर्म करने पर यह ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। फिर से रिपीट करता हूँ, सल्फाइड अयस्क था, ठीक है, सल्फाइड अयस्क था, उसको हमने वायु की उपस्थिति में अधिक ताप पर गर्म किया था और वह उसके ऑक्साइड में बदल गया था। ठीक है, सल्फाइड अयस्क, उसको वायु की उपस्थिति में अधिक ताप पर गर्म किया, वो उसके ऑक्साइड में बदल गया, और इस प्रक्रिया को हम बोलते हैं भर्जन। मैंने बताया था मध्यम अभिक्रियाशील धातुएं, जो बीच में जो बनाई थी ना चार्ट, वहाँ पर जो मध्यम अभिक्रियाशील धातु है उनके कार्बोनेट अयस्क भी मिलते हैं, सल्फाइड अयस्क भी मिलते हैं। तो अगर हमें सल्फाइड अयस्क मिला तो उसका तो हम कर देंगे भर्जन। ठीक है, और अगर हमें कार्बोनेट अयस्क मिला तो उसका हम करेंगे निस्तापन, जो कि हम अभी देखेंगे निस्तापन। पहले भर्जन समझते हैं। ठीक है, भर्जन में क्या बताया, सल्फाइड अयस्क को ऑक्सीजन की उपस्थिति में अधिक ताप पर गर्म किया और उसको ऑक्साइड में बदल दिया गया। इस प्रक्रिया को हमने भर्जन बोल दिया। ठीक है, भर्जन में देखो जिंक सल्फाइड को हमने क्या करना पड़ेगा, जिंक सल्फाइड को ऑक्सीजन की उपस्थिति में गर्म करना पड़ेगा, तो वो उसके ऑक्साइड में बदल जाएगा, है ना। तो वह उसके
ऑक्साइड में बदल जाएगा और कौन सी गैस निकल जाएगी, SO2 गैस निकल जाएगी। ठीक है, कौन सी गैस निकल जाएगी, SO2 गैस निकल जाएगी। रिएक्शन बैलेंस नहीं है तो यहाँ पर 2 लगाओ, ऑक्सीजन 4 हो गए, इधर 2 लगा दो, इधर से 2 लगा दो, इधर गड़बड़ हो गई, फिर इधर 2 लगाओ, 2 दूनी 4 और 2 6 हो गए, इधर 3 लगा दो। इज इट क्लियर है? ठीक है, सही है, ठीक है। तो इस टाइप से इस प्रक्रिया को हमने बोल दिया भर्जन। ऑक्सीजन की उपस्थिति में गर्म किया, ऑक्साइड में बदल लिया हमने सल्फाइड को, इस प्रक्रिया को हमने बोल दिया भर्जन। निस्तापन में क्या होता है, निस्तापन में भी वही रहता है सेम, बस इसमें कार्बोनेट अयस्क को गर्म किया जाता है। इसमें कार्बोनेट अयस्क को गर्म किया जाता है सीमित वायु में। ठीक है, तो कार्बोनेट अयस्क को सीमित वायु में और अधिक ताप पर। ठीक है, उसमें क्या था, सल्फाइड अयस्क, इसमें है कार्बोनेट अयस्क। ठीक है, और कार्बोनेट अयस्क को हमने सीमित वायु में अधिक ताप पर गर्म किया तो यह उसके ऑक्साइड में बदल गया। ठीक है, मतलब सल्फाइड अयस्क का हमने किया भर्जन और कार्बोनेट अयस्क का हम क्या करेंगे, निस्तापन। निस्तापन करेंगे का मतलब है कि उसको सीमित वायु में अधिक ताप पर गर्म करेंगे, सीमित वायु में उसको अधिक ताप पर गर्म करेंगे। ठीक है, चलो, तो भर्जन किसका करते हैं, सल्फाइड अयस्क का। निस्तापन किसका करते हैं, कार्बोनेट अयस्क का। सीमित वायु में अधिक ताप पर गर्म किया तो वह अपने उसके फिर से ऑक्साइड में बदल गया। इस प्रक्रिया को हमने बोल दिया निस्तापन। क्या करना है, कार्बोनेट अयस्क को सीमित वायु, यहाँ पर वायु थी, ऑक्सीजन था, यहाँ पर ऑक्सीजन नहीं लेना है, तो जिंक कार्बोनेट को हमने गर्म किया तो ये ऑक्साइड में बदल गया और साथ में यहाँ पर CO2 गैस निकल गई। यहाँ पर कौन सी गैस निकलेगी बेटा, CO2 गैस निकलेगी। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा निस्तापन। ठीक है, ये क्या हो जाएगा बेटा, निस्तापन हो जाएगा। तो देखो एक बार देखो क्या बोला मैंने कि सल्फाइड अयस्क को, सिंपल है, बिल्कुल सिंपल है, समझना ध्यान से। भर्जन है, भर्जन किसका करेंगे, सल्फाइड अयस्क का। निस्तापन किसका करेंगे, कार्बोनेट अयस्क का। ठीक है, भर्जन में करना क्या है, अधिक ताप पर गर्म करना है वायु की उपस्थिति में, वायु की उपस्थिति में अधिक ताप पर गर्म करना है। भर्जन में वायु की सीमित मात्रा रखनी है, बिल्कुल वायु बिल्कुल नहीं के बराबर, और उसको अधिक ताप पर गर्म करना है। ठीक है, तो उस प्रक्रिया को हम बोल देंगे निस्तापन। ठीक है, भर्जन में क्या बोला, सल्फाइड अयस्क को, बार बार क्यों बोल रहा हूँ मैं, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बहुत। ठीक है, फिर से देखो एक बार, सल्फाइड अयस्क को वायु की उपस्थिति में अधिक ताप पर गर्म किया तो वो उसके ऑक्साइड में बदल गया। इस प्रक्रिया को हमने बोल दिया भर्जन। ठीक है, तो सल्फाइड अयस्क को वायु की उपस्थिति में गर्म किया, ऑक्साइड में बदल गया। ठीक है, गैस निकल गई, SO2, कोई मतलब नहीं उससे हमें। ठीक है, निस्तापन में क्या करना है, कार्बोनेट अयस्क को वायु की सीमित मात्रा में, हाँ सीमित वायु में, मतलब सीमित वायु में अधिक ताप पर गर्म करने पर यह ऑक्साइड में बदल जाएगा। इस प्रक्रिया को हम निस्तापन बोल देंगे। ठीक है ना, तो देखो यहाँ पर हमने जिंक लिया था ना, तो जिंक तो मध्यम क्रियाशील में आता है ना, बीच में आता है ना, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, ये सारे तब आते हैं ना, तो उनका हम क्या करते हैं, उनका हम भर्जन या निस्तापन करते हैं। ठीक है, सल्फाइड अयस्क मिला तो हम कर देंगे भर्जन, कार्बोनेट मिला तो हम कर देंगे निस्तापन। क्लियर है बात सबको। तो इससे फिलअप भी बनते हैं इससे कि कार्बोनेट अयस्क का क्या करते हैं, निस्तापन करते हैं, सल्फाइड अयस्क का क्या करते हैं, भर्जन करते हैं। ठीक है, और भर्जन में वायु लेते हैं या नहीं लेते हैं, है ना, वायु की उपस्थिति होती है, निस्तापन में वायु की सीमित मात्रा होती है। ठीक है ना, तो ये हमने देख लिया आज, लगभग हमने देख ही लिया है इसका, मध्यम क्रियाशील धातुओं का लगभग कंप्लीट ही हो गया है। कुछ बचा है तो हम नोट कर लेंगे नेक्स्ट क्लास में, और फिर बचेगा हमारा सबसे अधिक क्रियाशील धातुओं का निष्कर्षण कैसे करेंगे, वो बच जाएगा। बस कल हमारा चैप्टर, मतलब नेक्स्ट क्लास में हमारा ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो फिर आज के लिए इतना ही रखें। हाँ, इसको लिख लेना आराम से, भर्जन निस्तापन को। ठीक है, और नोट्स बनाते रहो, प्रॉपर रिवाइज करते रहो, पढ़ते रहो अच्छे से। ठीक है, हमारा काम है क्या है, बस पढ़ना। ठीक है, पढ़ना और खाना पीना सोना, बस ये काम है। ठीक है, चलो रखें आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय।